हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जो अपने दिल की फीलिंग्स को अक्षत को बताना चाह रही थी कि वो अनकंफर्टेबल है इस तरह के बोल्ड सीन्स या फिर छोटे कपड़े पहनकर वल्गैरिटी दिखाने में। लेकिन अक्षत को तो जैसे जिया की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो बस अपनी बोले जा रहा था। रियाज जब देखते हैं कि जिया के साथ अक्षत बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है तो वो तुरंत ही उसको अपने साथ बाहर की तरफ लेते जाते हैं। वो जिया के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। वहीं पीछे से कुणाल की बात सुन करके जिया थोड़ा रिलैक्स्ड होती है और उसी हॉल में एक चेयर लेकर बैठ जाती है। उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि ना तो वो अपने घर जा सकती थी और ना ही वो इस सारी सिचुएशन को अकेले संभाल सकती थी। और जहां उसने अक्षत के साथ खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ तो अक्षत भी उसका ठीक तरीके से साथ नहीं दे रहा था। आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन जिया के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वही रेयांश जो अक्षत के कंधे पर हाथ रखे हुए उसे अपने केबिन के अंदर थोड़ा जबरदस्ती करके लाते हैं। अक्षत जो बार बार रेयांश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। रेयांश जैसे केबिन से आते हैं वो उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, क्या करना चाह रहा था जिया के साथ? अक्षय जो उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तू अपनी प्रोडक्शन के साथ क्या करना चाहता है। तो इस बात को समझ क्यों नहीं रहा कि हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने काम को करना होगा, और अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं मार्केट में तो हमें प्रॉब्लम क्या है बेचने में? और वैसे भी कौन सा तेरी बहन लगती है जिया? रेयांश जो अपनी एक भाव में चढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो मतलब अगर मेरी बहन नहीं लगती है तो मैं उसके साथ कुछ भी करूँ? और वो अक्षत को अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए वार्निंग देते हुए कहते हैं, आइंदा से उसके साथ अगर मेरे सामने बदतमीजी करने की गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा अक्षत। वो तेरी गर्लफ्रेंड होगी लेकिन घर पर, यहाँ पर वो मेरी वर्कर है और मेरी कंपनी में वर्कर्स की बहुत इज्जत होती है। अक्षय जो अपने सर को रब करते हुए रियांश को समझाते हुए कहता है, यार तू नहीं जानता है आजकल की लड़कियों को, ये सिर्फ ना शुरुआत में सती सावित्री बनती है, उसके बाद इनका असली रंग समझ में आता है। और वो लड़की भी कुछ ऐसी है। अब एक बात बता, मैंने उसे एक बार बस प्रपोजल देने की कोशिश की और वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब समझ रहे तो वो सिर्फ पैसों की भूखी है। अगर उसके मुंह पर हम पैसे मारेंगे तो वो कुछ भी। उसने इतना बोला ही था कि तभी रियांश अपने गुस्से की आपा को खो करके उसके कॉलर को जोर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, दैट्स ऑल। एक लड़की के बारे में तब बात करो जब उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लो, और किसी के भी हालात जाने बिना उसे जज करना इज़ वेरी रॉन्ग। अक्षय जो हंसते हुए कहता है, क्या हो गया तुझे, और तू कब से रॉन्ग राइड करने लगा? वैसे तेरा भी तो कुछ लीगल काम चलता है ना दुबई में, लोगों को मारते फिरता है, तेरे काम में जो भी आता है उसको टपका डालता है तू, और तू बात कर रहा है रॉन्ग राइड की? दुबई की पुलिस तुझे क्रिमिनल समझती है और तेरी इज्जत भी बहुत करती है क्योंकि तू वहाँ का काफ़ी मशहूर माफिया है। माफिया लोगों के मुंह से ना ये सारी अच्छी बातें शोभा नहीं देती, तो मुझे मत बता अपने बारे में, और ना तू बात कर मोरालिटी की। रियांश उसकी बात सुनते हुए एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, यू कैन कॉल मी क्रिमिनल एंड आई एम, बट इन द केस ऑफ वुमेन मैं आलतू फालतू चीज़ें टॉलरेट नहीं करूँगा अक्षत। अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मेरे हिसाब से काम करना होगा, अदरवाइज किसी और कंपनी के साथ डील करो, मेरे साथ नहीं। अक्षय जो रेयांश की ये बात सुनकर के एकदम से चुप रह जाता है क्योंकि काम तो वो रेयांश के अंडर भी ही करता था और उसके पास अब कोई जवाब नहीं रह जाता। रेयांश भी उसका कॉलर छोड़ देते हैं जिससे वो तुरंत ही गुस्से में अपना पैर पटकते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। और रेयांश भी आकर के थोड़ा देर वॉल से बाहर के नज़ारे को देखते हैं और फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। वो जिया के साथ हो रही बदतमीजी के बारे में सोच रहे थे और उनसे ये सब कुछ पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिया उनके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं रह गई है। अभी वो अपनी चेयर पर बैठ करके जिया के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कुणाल जो परमिशन मांगते हुए अंदर आने के लिए कहता है। रियांश जो उसको देखते हुए अपनी उंगली से इशारा कर देते हैं। कुणाल जो अंदर आते हुए जिया के एग्रीमेंट को उनके सामने रखते हुए कहता है, सर जिया को अपनी मूवी में लेने के लिए आपका सिग्नेचर चाहिए। ये रही सर उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स। रियांश कुणाल के हाथ से उसकी फाइल लेते हैं और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहते हैं, ये सारे ज़ेरॉक्स क्यों हैं, ओरिजिनल कहाँ है? कुणाल जो रियांश की बात का जवाब देते हुए कहता है, सर हो सकता है उसके पास ओरिजिनल कॉपी ना हो, ज़ेरॉक्स ही हो, इसलिए शायद उसने ये सबमिट कर दिया। रियांश उसको देखते हैं और फिर उनको कुछ याद आता है और वो धीरे से कहते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ तो मेरे पास है। और ये सोच करके अभी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन फिर अपने सामने कुणाल को देखकर वो फिर से सीरियस हो जाते हैं।
कुणाल जो रियांश की फीलिंग को समझ रहा था और वो अपने सर झुकाते हुए धीरे से कहता है, सर जयशंकर त्रिपाठी के बारे में आपने पता करने के लिए क्यों कहा था? क्या आपको पहले से पता था कि जिया उनकी फैमिली से बिलोंग करती है? रियांश जो कुणाल को देखते हुए पूछते हैं, क्यों? तुम्हें सबसे क्या लेना देना? मैंने जितना कहा था उतना काम हुआ? रियांश की बात सुनते हुए कुणाल जो कहता है, ऑब्वियसली सर, आप कहें और मैं ना करूँ ये पॉसिबल कहाँ है? मैंने उसके घर के बारे में काफ़ी हद तक जानने की कोशिश की है। काफ़ी जाने माने मशहूर लोग हैं वो, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत अजीब है सर। अभी उसके 18th या 17th बर्थडे पर उसको काफ़ी मार पड़ी थी, ऐसा सबको पता है। लाइक उसके पूरे क्लासमेट्स को पता है, लेकिन कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। और जिया के भागने का रीज़न मुझे अब जाकर समझ में आ रहा है। शायद वो अपनी फैमिली की टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी, इसी वजह से वो घर से भागने की कोशिश की होगी। और उसके घर वाले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, ठीक तरीके से अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही, इवन मुंबई में भी नहीं। रियांश जो कुणाल की बात समझते हुए कहते हैं, शायद इसी वजह से वो किसी से अपनी बात कहना नहीं चाहती है, उसे डर लगता है। बट कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ कंफर्टेबल कर दूंगा मैडम। कुणाल जो रियांश को धीरे धीरे कुछ बात करता हुआ सुनकर उनके सामने झुकते हुए कहता है, सर आप कहाँ खो गए सर? रियांश उसको अपने सामने आता देखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहते हैं, ठीक तरीके से खड़े हो, और ये रही उसकी एग्रीमेंट, इसे ले जा करके उसे दे देना, और हाँ, उसे बोल देना कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कांटेक्ट करेगी। कुणाल जो फाइल लेकर अभी जाता है कि तभी वो कुछ सोचते हुए स्माइल करता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, वेल सर, और ये बोल करके वो अपने बाल को सेट करते हुए काफ़ी प्राउडली कहता है, आप दुबई से इंडिया क्यों आए सर, वो भी बिना मुझे बताए? लाइक आपने एक बार भी मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा? और ये बोलते बोलते अभी वो हंस ही रहा था कि तभी रियांश अपनी जगह से खड़े होते हैं और उसके ठीक सामने आकर उससे कहते हैं, क्यों, इंडिया तुम्हारे अंकल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर आने से पहले मुझे तुमसे परमिशन मांगनी पड़ेगी? कुणाल जो इस बात का जवाब एकदम शांति से देता है और धीरे से कहता है, सॉरी पर मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। रियांश जो कहते हैं, ज़्यादा ही नहीं पूछ रहे हो आजकल तुम, सीआईडी बन गए, इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत शौक लगा तुम्हें? कुणाल जो कहता है, नहीं मतलब दुबई में आपको बहुत काम होता है ना सर, और इंडिया तो अच्छी जगह नहीं है, आपको तो पसंद भी नहीं थी। अब आप आंटी से तो हमेशा यही कहते थे ना सर। रियांश जो कहते हैं, हाँ तो इंडिया तो मुझे अभी भी नहीं पसंद है, लेकिन ज़रूरत थी मेरी यहाँ पर। कुणाल जो अपने मन में कहता है, कौन सी ज़रूरत थी? अक्षत सर और जिया को एक साथ देखा नहीं जा रहा था? और ये बोलते बोलते वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये सारी बातें वो अपने मन में कर रहा था। रियांश के सामने इतना बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रियांश उसको जोकर की तरह स्माइल करता हुआ देखकर उसके गाल पर धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कुणाल जो उस फाइल को देखते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और धीरे से उस फाइल के नाम को अपने हाथ से टच करते हुए कहता है, जिया त्रिपाठी, अब तक मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना था। न जाने क्यों पर तुम्हें देखकर तुम पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रही थी मुझे, पर अब नहीं, अब तो उन पर तरस आ रही है जो तुम्हारे साथ गलत करेंगे। वहीं कुणाल जो फाइल लेकर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जिया भी वहीं पर वेट कर रही है। कुणाल जो उसे किसी ख्वाबों में खोया हुआ देखकर उसके पीठ पर आकर के धीरे से टैप करते हुए कहता है, जिया। जिया एकदम से हड़बड़ा कर खड़ी होती है और फिर धीरे से कहती है, आप थैंक यू सर। कुणाल जो उसको देखते हुए थोड़ा हैरानी में पूछता है, थैंक यू किस बात की? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? जिया जो कहती है, आपने जिस तरह से मेरे नाम को छुपा कर रखा और फिर कितना प्रॉपरली मेरे नाम को सबके सामने जाहिर किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वहीं कुणाल जो कहता है, ऐसे तुमने शमा नाम क्यों बताया था? अपना रियल नेम बता देती तो? अगर मैं अपना रियल नेम बताती तो सबको मेरे बारे में पता चल जाता, और मैं चाहती हूँ कि मूवी वगैरह में अगर मेरा नाम यूज़ हो तो शमा नाम ही यूज़ हो प्लीज़। कुणाल जो अपने हाथ को अपने फोरहेड पर ले जाते हुए उसको सैल्यूट मारते हुए कहता है, ओके मैडम। जिया जो कुणाल की इस तरह की हरकत देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी, मगर वो उससे कुछ बोलती नहीं। कुणाल जो हल्का सा अपना सर नीचे की तरफ करता है और उसके चेहरे के ठीक सामने आते हुए कहता है, अब आपका कमांड हमारे लिए हमारा ऑर्डर होगा। और ये बोलकर स्माइल करके वो वहाँ से
अभी कुणाल कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर निकल ही रहा था कि तभी गेट से उसे अक्षत आता हुआ दिखता है, जो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था और वो अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए जिया की तरफ काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा था। कुणाल जो उस जगह पर रुकना तो चाह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो आगे क्या करे। उसे लगता है कि अक्षत से वो तो जिया को बचा नहीं पाएगा। इससे पहले वो रियांश को ही जाकर सब कुछ इन्फॉर्म कर दे। वहीं अक्षत जो जिया का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर खींच कर लाने लगता है। जिया जो काफ़ी अनकंफर्टेबल वे में चल रही थी, लेकिन उसे अक्षत की स्पीड को भी मैच कराना था। रियांश जो अभी अपने काम में व्यस्त थे कि तभी उनके फ़ोन पर उनकी सिस्टर वासना का कॉल आने लगता है। फ़ोन रियांश स्क्रीन पर देखते हैं और फिर फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा लेते हैं और अभी भी उनका दिमाग उनकी काम पर ही था। वासना दूसरी तरफ से काफ़ी घबराए हुए टोन में कहती है, भैया ये आपने क्या ले आकर रख दिया है, ये बहुत अजीब है और ऐसे कुर्रा कुर्रा करके मुझे देख रहा है ना, ये मुझे खा जाएगा। आप प्लीज़ इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना मैं इसकी डिनर बन जाऊंगी भाई। रियांश वासना को वार्न करते हुए कहते हैं, तुम उसके सामने गई ही क्यों, और अगर अभी तुम उसके सामने हो तो तुरंत ही उससे दूर जाओ। वासना जो कहती है, मैं कहाँ दूर जाऊँ, बेड पर आकर मेरे सामने बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी गुर्रा कर खा जाएगा मुझे। ए क्या देख रहे, उधर जाओ। बाबू प्लीज उधर जाओ, जाओ हट हट। रियांश वासना की आवाज़ सुनते हुए कहते हैं, वो कोई कुत्ता नहीं है। वासना जो अपने सर पर मारते हुए कहती है, आपके भी अलग शौक है। अरे टाइगर कौन पालता है भाई, किसी दिन गुस्सा आया ना तो पूरे खानदान को खा जाएगा हमारे, फिर मम्मी की जेठानी के हाथ में सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। वहीं प्रार्थना जी भी वासना की आवाज़ सुन करके उसके रूम में एंटर होते हुए कहती हैं, क्यों चिल्ला रही है मेरे बच्चा। हाँ ये जंगली जानवर कहाँ से आ गया। प्रार्थना जी को भी पता नहीं था कि रियांश के पास एक छोटा सा टाइगर लूसीफर है। रियांश अपनी मॉम की आवाज़ वासना के फ़ोन पर सुनते हुए कहते हैं, क्या मॉमी वहाँ पर आ गई। वासना जो कहती है, अब तो बेड़ा गर्क हो गया, दो खतरनाक लोग एक साथ आ गए, भाई प्लीज़ आ जाओ, घर की सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। रियांश अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, तुम लोग ना मुझे काम करने ही नहीं दोगे। वासना जो कहती है, अगर आपको आना था तो आप आते ना इंडिया, इसे दुबई में रहने देते, इसे क्यों उठा कर लेते आए। रियांश जो कहते हैं, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा टाइम के लिए आया हूँ, पता नहीं कब वापस लौटूंगा दुबई, और उसके बिना वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। वासना जो कहती है, छी भाई कैसी अजीब सी पसंद है आपकी, लड़कियां पसंद नहीं आती और शेर के बच्चे पसंद आते हैं। रियांश से कहते हैं, वो शेर नहीं है, टाइगर है, गवार मत बनो और फ़ोन रखो, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। वासना जो कहती है, भाई जल्दी करो वरना ये हमारा कत्ल कर देगा और इसके ऊपर तो केस भी नहीं होगा। रियांश से कहते हैं, फालतू बकवास मत करो, और वैसे भी वो फ्लैश नहीं खाता। वासना जैसे ही सुनती है वो खुश होते हुए पूछती है, ओ वाह वेजिटेरियन है, थैंक गॉड माता रानी आपने बचा लिया। कि तभी रियांश उसके कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा वेजिटेरियन है, वो कच्चा मांस नहीं खाता, उसे कुक करके खाना पसंद है। वासना जो अपने भाई की बात सुन करके कहती है, भाई अब क्या आप मुझे तावे में तल कर उसको खिलाओगे, जल्दी आओ यार। वहीं प्रार्थना जी ने तो डर के मारे अपने पैरों के चप्पल को अपने हाथ में ले लिया था और वो उसे चप्पल दिखाते हुए कहती हैं, देखो माता रानी के सवारी, मैं तुम्हें चप्पल से मारना नहीं चाह रही, लेकिन मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम रूम से जाओ। और ये बोलते बोलते वो चप्पल से उसे जाने का इशारा कर रही थी। बादशाह जब अपनी माँ की हरकत को देखते हुए कहते हैं, माँ वो आपका बेटा नहीं है जो आपकी बात मानेगा। प्रार्थना जी जो वासना को घूरते हुए देखकर और अपने पसीने को पोंछते हुए कहती हैं, बेटा भी कौन सा बात मानता है, शादी करने के लिए लड़की नहीं ढूंढा, लेकिन देखो टाइगर को ये उसने पाल रखा है, ऐसा जंगली जानवर कौन पालता है। तभी तो मैं सोचूं उसको लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ों में तो उसका दिल लगा पड़ा है। ये सुनते ही लूसीफर अपने दांत दिखाने लगता है और प्रार्थना जी को घुर्राते हुए वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे प्रार्थना जी तुरंत ही दरवाज़ा खोलती हैं और बाहर की तरफ भागने लगती हैं। वहीं रियांश के दुबई से 2 स्टाफ भी आए थे जो लूसीफर का ख्याल रखने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग अभी लूसीफर को छोड़कर रूम से बाहर गए थे कि लूसीफर तुरंत ही जग कर अपने रूम से वासना के रूम में चला गया था। वो दोनों स्टाफ अभी भी लूसीफर को ढूंढते ढूंढते वहीं प्रार्थना जी के सामने आकर लड़ जाती हैं। प्रार्थना जी जो हाँफते हुए कहती हैं, बचाओ बचाओ, वो खा जाएगा, सबको खा जाएगा। वो स्टाफ जो प्रार्थना जी को देखते हुए कहती हैं, मैम आर यू टॉकिंग अबाउट लूसीफर।
दूसरे स्टाफ जो हिंदी बोलना जानती थी और वो कहती हैं, आप लूसीफर को जानती हैं, वो कहाँ है? प्रार्थना जी उन दोनों को घूरते हुए देखकर कहती हैं, लूसीफर, ये कौन है? और तभी वो टाइगर जो बाहर की तरफ आता है और प्रार्थना जी की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन तभी एक स्टाफ उसको जल्दी से अपने पास बुलाते हुए कहती है, आओ माय लूसीफर, इधर आओ। इतना प्यार से उसके मुंह से आवाज़ सुन करके प्रार्थना जी उसको देखते हुए कहती हैं, हैं? ये ऐसे क्यों बात कर रही हो? बिल्ली का बच्चा नहीं है, वो टाइगर का बच्चा है। बेटा तुमको पंजा वंजा मार देगा, शादी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन तभी लूसीफर जो उसकी गोद में जाकर के शांत हो गया था। लूसीफर का नेचर वैसे तो ज़्यादा गुस्से वाला नहीं था, लेकिन अगर वो किसी अनजान इंसान को देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाया करता था और थोड़ा डरता भी था। उसे अनजान लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। रेयांश अपने फाइल वगैरह को रखते हुए अपने कैबिन से बाहर निकलते उससे पहले कुणाल जो अंदर आते हुए रेयांश से बताता है, सर वो एक प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह कुणाल को घबराता हुआ देखकर रेयांश काफ़ी काम वॉइस में पूछते हैं, क्या हुआ? कुणाल जो कहता है, सर वो अक्षय सर जिया को काफ़ी ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गए, काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे, पता नहीं वो क्या करेंगे उनके साथ। अभी तो रेयांश को अपने घर पहुंचना था क्योंकि उनका लूसीफर जग चुका था और इस वक्त लूसीफर को उनके अलावा कोई और ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता था, इवन उनके स्टाफ्स भी नहीं। लेकिन कुणाल उनके साथ दुबई आता जाता रहता था। इस वजह से रेयांश जो कुणाल से कहते हैं, एक काम करो, लूसीफर जग गया है और उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसे जानता हो। तो मेरे घर की तरफ निकलो, मैं जिया की तरफ जाता हूँ। रेयांश के घर का नाम सुन करके तो कुणाल की बल्ले बल्ले हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसे वासना से इतने दिनों बाद मिलने का मौका जो मिलता। वो दोनों स्टाफ लूसीफर को प्यार से उसके मील्स खिला रही थी। वहीं पीछे से प्रार्थना जी और उनके पीछे वासना जो टिक करके दीवार से छुप छुप करके लूसीफर को देख रही थी। प्रार्थना जी के पीछे वासना जो उन्हीं से चिपकी हुई थी। प्रार्थना जी जो वासना की तरफ अपनी मुंडी घुमाते हुए देखकर कहती हैं, ये प्यारा तो है। वासना जो कहती है, हाँ बस खूनखार ना हो। वैसे मैंने सिर्फ जू वगैरह में देखा था, इस तरह के जानवर तो वहीं होते हैं। मुझे पता था कि भाई ने पाल रखा है, लेकिन ये इतना क्यूट। कि तभी प्रार्थना जी उसके बात को सुनते हुए कहती हैं, तुम्हें भी पता था इस बारे में और तुमने मुझे ज़रूरी नहीं समझा बताना। वासना जो कहती हैं, आप घबरा जाती इस वजह से। वहीं एक स्टाफ जो हिंदी बोलना जानती थी वो एक बार प्रार्थना जी की तरफ देखती है और एक बार लूसीफर की तरफ, और प्रार्थना जी को अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है, मैम घबराइए मत, ये बहुत ही काम है, बस ये आप लोग को जानता नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा परेशान हो गया है। प्रार्थना जी अपनी थूक गटकते हुए वासना का हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ आते हुए कहती हैं, हाँ, अच्छा तो ये परेशान हुआ था, मुझे तो लगा इसको मुझ में अपना डिनर दिख रहा है। वही वो स्टाफ जो हंसते हुए कहती हैं, अरे नहीं मैम, अभी ये बहुत छोटा है, अभी ये किसी को मार नहीं सकता। वासना जी और प्रार्थना जो रिलैक्स होते हुए कहती हैं, अच्छा किसी को मार नहीं सकता अभी। लेकिन तभी दूसरे स्टाफ जो क्लियर करते हुए कहती हैं, एक्चुअली लूसीफर कैन बाइट यू और स्क्रैच यू, नॉट मोर देन दैट। वासना और प्रार्थना जी ये सुनते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं और फिर लूसीफर को देखते हुए कहती हैं, जब काट भी लेगा नोच भी लेगा तब क्या बोल रहा, बहुत अच्छा है, तुम ही लोग रहो इसके साथ और बचकर रहना। और ये बोलकर वासना और प्रार्थना जी दोनों लोग रूम के बाहर चले जाते हैं। वही अक्षत जो जिया को अपने साथ रेयांश के पेंट हाउस की तरफ ले जा रहा था। जिया जो एक बार अक्षत की तरफ देखती है और फिर सामने की तरफ देखते हुए अपने हाथ रब करने लगती है। उसे वैसे भी किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अक्षत के गुस्से से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और घबराहट में वो हमेशा कभी अपने पाम को रब करती तो कभी अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगी। अक्षत की गाड़ी जो रेयांश के अपार्टमेंट में आकर खड़ी हो चुकी थी। अक्षय जो अपने गाड़ी से उतरता है और जिया के साथ लिफ्ट में आ जाता है। वो अभी एक शब्द भी जिया से बोला नहीं था और ना ही जिया की हिम्मत थी कि वो एक बार भी अक्षत की तरफ देख पाए। जिया की पूरी बॉडी में बार बार सिरहन से उठ जा रही थी। वहीं वो लोग अब जिया के रूम के अंदर आ चुके थे। अक्षय जो सारे स्टाफ से कहता है, आप लोग अपने अपने रूम में जाइए। बिल्कुल ऐसा ही उसके बड़े पापा, उसके पापा और उसके चाचा उसे मारने से पहले किया करते थे, जिसकी वजह से जिया तुरंत ही अपने हाथ को जोड़कर उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, शायद मुझे इस तरह से रेयांश सर के सामने नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। इस तरह से उसे रोता हुआ देखकर अक्षत उसको अपनी आंखें छोटी करके देखता है और फिर उसके बाजू को पकड़कर उससे खड़ा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा क्यों? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, अपने दोस्त पर गुस्सा हूँ। वो समझता क्या अपने आप को? और एक बात बताओ,
अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले, अगर मान लो मैं तुम्हें 25 करोड़ ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या तुम थोड़े बहुत वल्गर सीन्स नहीं कर लोगी? अभी जिया कुछ जवाब देती उससे पहले अक्षित जो जोर से दीवार पर पंच मारते हुए कहता है, लेकिन ये बात वो समझता ही नहीं है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियों की हमें सिर्फ इज्जत करनी चाहिए। अरे मैं कौन सी तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारा प्रोफेशन है ना। एक्टिंग के आने से पहले तुमने ये सोचा होगा ना कि तुम्हें इस तरह के सीन्स करने पड़ेंगे। तुमने भी तो मूवीज देख रखी है अपनी जिंदगी, और उसके बाद भी अगर तुमने ये फैसला बनाया है तो ऑब्वियसली तुमने कुछ सोच कर ही किया होगा। लेकिन नहीं, उन महाराज को तो सिर्फ अपना दिमाग ही सही लगता है। बाकी दुनिया का कोई भी इंसान उसे सजेशन दे, उसे ऐसा लगता है सब बेवकूफ़ है। लेकिन तुम परेशान मत होना, तुमसे तो मैं बोल्ड सीन जरूर करवाऊंगी, और बोल्ड सीन नहीं करोगी तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी यार शमा। जिया जो अक्षित की बात पर काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अक्षित उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहा है या फिर उसे एक बुरे रास्ते पर ले जा रहा है। जिया अभी यही सब जज करती कि तभी अक्षित जो उसको दीवार से टिकाता है और उसके ठीक सामने आकर उसके बहुत करीब आते हुए कहता है, और किसिंग सीन्स, इसके लिए तुमने मना क्यों किया? ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर तुम ये भी नहीं कर पाओगी ना शमा, तो समझ जाओ कि तुमसे एक्टिंग नहीं होगी। देखो, तुम्हें किसी फीलिंग के साथ तुम्हें किस नहीं करना है ना। कैमरा तुम्हारे सामने रहेगा, इतने सारे लोग सामने रहेंगे, बस तुम्हें समझना है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, और यही सब तो मुझे तुम्हें सिखाना है। कल तुम्हें एक छोटा सा शॉट देना होगा जो कि तुम्हारा इंट्रो शॉट होगा, और उसमें तुम काफ़ी खूबसूरत तरीके से वॉकिंग करके आ रही होगी। कल तुम्हारा एंट्री सीन होने वाला है और वो बिल्कुल सही होगा। तुम्हारे 15-16 सीन्स तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद तुम्हारी शादी के बाद थोड़ी बहुत वल्गैरिटी सीन हमें दिखाना पड़ेगा, और वो वल्गैरिटी नहीं है, वो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। तुम समझ रही मेरी बात? शमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अक्षित का क्या जवाब दे। बस वो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, आप मुझसे थोड़ा दूर होंगे प्लीज़, सांस नहीं आ रही है मुझे। अक्षित उसके काफ़ी करीब खड़ा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वहीं अक्षित हंसते हुए कहता है, यार कैसी गर्लफ्रेंड है तो मेरी, ना तुम अपने करीब आने देती हो, ना मुझे हाथ लगाने देती हो। मानती हो ना तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड? शमा जो कहती है, मैं आपसे ये बताना चाह रही थी पर उस दिन बता नहीं पाई। मुझे ऐसे किसी के करीब खड़े रहना या करीब आना पसंद नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। वहीं अक्षित इस बात को सुनते हुए थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्यों, क्या दिक्कत होती है? बचपन में किसी ने हैरेसमेंट करने की कोशिश की थी क्या? शमा तुरंत अपने सर को ना हिलाते हुए कहती है, इतनी किसकी हिम्मत है मेरे घर वालों। लेकिन ये बोलते बोलते वो एकदम से रुकते हुए कहती है, मेरा मतलब है कान्हा जी के होते हुए इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? अक्षित उसकी बात पर फिर से हंसते हुए कहता है, तुम्हारा अलग ही लॉजिक है। क्यों, कान्हा जी हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। जिया जो कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे साथ भी जो भी कुछ हुआ है ज़रूर वो भी अच्छे के लिए हुआ है। अक्षय जो कहता है, तुम्हारे मॉम डैड को छीन लिया उन्होंने, और फिर भी तुम उन्हें अच्छा कह रही हो। देखो, मैं ये मानता हूँ कि भगवान सिर्फ भगवान की तरह ही अच्छा लगता है, इंसानों के काम के बीच में उन्हें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। और बहुत बिलीव है ना तुम्हें कान्हा जी पर? ये बोलते बोलते वो फिर से उसके करीब आने लगा था। अपने सर को हाँ मिलाते हुए काफ़ी विश्वास में कहती है, हाँ बहुत भरोसा है मुझे अपने कान्हा जी पर, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे साथ तो वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। वहीं अक्षित जो और ज़्यादा उसी के करीब आता है तो जिया जाकर के पीछे दीवार पर लड़ जाती है और एकदम से अपने आप से अक्षित को दूर करते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए मुझसे। अक्षित जो कहता है, तुम्हारे कान्हा जी नज़र नहीं आ रहे, वैसे कहाँ हैं, बचाने के लिए आएंगे नहीं क्या? जिया जो कहती है, देखिए आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप तो बहुत बहुत पसंद करते थे ना मुझे। अक्षित जो कहता है, पसंद करता हूँ इसलिए तो करीब आ रहा हूँ, अब नहीं करता तो तुमसे दूर जाता ना। जिया जो कहती है, नहीं आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये। अक्षय जो कहता है, अरे ठीक नहीं लग रहा तो कौन सा तुम्हारे कान्हा जी तुम्हें बचाने आ रहे, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये प्रूफ देना चाह रहा था कि कान्हा जी के ऊपर भरोसा करना छोड़ो और मुझ पर भरोसा करना शुरू करो। मैं ही हूँ जो तुम्हारी लाइफ को ऐसी गिरी हुई ज़िंदगी से सुपरस्टार तक पहुँचा सकता हूँ। वो रास्ता अगर तुम्हें अपनाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रास्ते पर जो मैं कहूँ वो करना होगा। बात आई समझ? और ये बोलते बोलते वो उसके होठों के काफ़ी करीब आ गया था। जी अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, क्या आपने पी रखी है? अक्षय जो कहता है, मैं तो सुबह कुल्ला भी उसी से करता हूँ, तुम्हें नहीं पता?
लेकिन हाँ, मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। अब ऐसा बॉयफ्रेंड, मुझे तुम्हें बात बता देनी चाहिए थी पहले भी, लेकिन मैं बता नहीं पाया। जिया जो अपने आप को उनसे दूर करने की कोशिश तो करती है मगर वो कर नहीं पाती। और अब अक्षत के होंठ जो धीरे धीरे जिया की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बज उठता है और बस उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। वो ज़ोर से जिया के ठीक बगल के दीवार पर मारते हुए कहता है, शिट यार। जिया को उस कॉल से बहुत राहत मिली थी। वही अक्षत जो फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें रियांश का नंबर शो हो रहा था और वो अपने सर को रब करते हुए कहता है, ये शख्स हमेशा गलत टाइम पर आता है। लेकिन मजबूरन उसे फ़ोन उठाना पड़ता है और वो कान पर फ़ोन लगाते हुए कहता है, 2 मिनट रुक नहीं सकता था? इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था। रियांश उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं कि वो जिया के साथ क्या करने वाला था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अक्षत को गुस्साते हुए कहते हैं, आधे घंटे में तेरी फ्लाइट है जोधपुर के लिए, वहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स करके रखनी है, कल से शूटिंग शुरू है, तो उस वक्त कर क्या रहा है? अक्षत जैसे ही सुनता है वो हैरानी से पूछता है, आधे घंटे बाद फ्लाइट? भाई ये कब हुआ? रियांश कहते हैं, अभी अभी हुआ, अब तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस हुई तो उसकी बजट मैं तुमसे ही लूँगा। जो भी कर रहे हो तुरंत उसे छोड़कर बाहर निकलो और एयरपोर्ट पहुँचो, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। चेक इन करने में भी टाइम लगता है। अक्षत मुंह बनाते हुए कहता है, यार तू भी ना। और वो फ़ोन कट करते हुए जिया को देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेबी, नेक्स्ट टाइम। और ये बोलकर उसकी गाल पर हल्का सा टैप करता है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकला था जिया को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपनी आउट ऑफ कंट्रोल सांसों को धीरे धीरे संभालने की कोशिश करती है। उसे अक्षत का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसकी वजह से वो अक्षत से काफ़ी नाराज़ भी थी, लेकिन इस बात को वो जाहिर नहीं कर सकती थी। जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या चल रहा है मेरे साथ? जो मन चाह रहा है आकर यूज़ करके चला जा रहा है और मैं कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रही? ये सवाल उसने खुद से किया था और पीछे से उसे एक जवाब मिलता है, क्योंकि तुम 1 नंबर की डरपोक लड़की हो। ये आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी थी, लेकिन वो आश्चर्य की तरह गई थी कि आखिर अचानक से ये आवाज़ उसके रूम से कहाँ से आने लगी। वो पीछे मुड़कर देखती है तो रियांश अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए जिया की तरफ ही आ रहे थे। जिया घबराते हुए पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी रियांश उसको नॉर्मल करते हुए कहते हैं, परेशान मत हो, मैं अक्षत की तरह नहीं हूँ, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जिया जो उनसे पूछती है, क्यों? हाँ बहुत अच्छे हैं, हाँ बाकी मर्दों की तरह नहीं है क्या? रियांश उससे कहते हैं, नहीं, मैं बाकी मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। जिया उनकी बात सुनते हुए अपने सिर को हाँ मिलाती है और थोड़े टोंट भरे टोन में कहती है, हर लड़का खुद को अच्छा ही समझता है, हर लड़की के सामने इंप्रेशन छाड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई समझ में आने लगती है। और अक्षत सर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था अचानक से। रियांश उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, जितने सुंदर तुम लग रही हो उसका कंट्रोल करना मुश्किल होगा, दैट्स इट। और वैसे भी तुम ज़्यादा शरीफ हो, पर पूरा मुंबई तुम्हारी तरह शरीफ नहीं है। जिया उनकी बात को समझती है और फिर बालकनी साइड में जाते हुए कहती है, ठीक है, आप जितना भी ज्ञान देना था दे चुके, तो प्लीज़ निकल जाए यहाँ से, आपके साथ भी कोई अच्छी वाइब नहीं आती मुझे। रियांश उसको देखते हुए कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी प्रॉब्लम होती है मुझसे। सोचो अगर मैं गलत करने पर आऊँगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। जिया चंद की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, हाँ तो फिर ठीक है ना, आप इस्तेमाल कर लीजिए मेरा। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि प्रोडक्शन हाउस के मालिक रियांश अग्निहोत्री ही हैं। जिस तरह से वो बात कर रही है, अगर उसके हाथ से ये मूवी निकली तो उसके लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, जिसकी वजह से अपने टोन को संभालती है और सिर नीचे करके धीरे से अपॉलॉजी मांगते हुए कहती है, हम सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आप बॉस है मेरे। रियांश जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और धीरे से अपने हाथ को उसकी गाल पर रखने वाले होते हैं, लेकिन जिया उनके हाथ को हटाते हुए कहती है, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे इस तरह से टच करे। रियांश अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछते हैं, सिर्फ मेरे टच से प्रॉब्लम है या फिर सबके? कोई दूसरा हाथ लगाता है तो ये बात क्यों नहीं बोल पाती हो तुम? जितने तेज मेरे सामने गुर्राती हो, बाकी के सामने आवाज़ नहीं निकलती तुम्हारी। जिया जो कहती है, मैं उन्हें मना कर रही थी, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। रियांश उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और अगर ये ज़बरदस्ती मैं करूँगा तो? जिया रियांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, बस कर जाइए, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है? आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? रियांश उसकी बात सुनते हुए कहते हैं, मैं नफरत करता ना तो तुम अभी तक सही सलामत नहीं रहती। और हाँ,
मुझे इतना भी अच्छा मत समझो। अपनी टोन को संभाल कर यूज़ किया करो, क्योंकि अगर मैं बुरा बन गया ना तो ये अक्षत और 2 कौड़ी के गुंडे मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी बदतमीज़ी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक बार ये हद पार कर गई ना तो रियांश अग्निहोत्री के गुस्से से तुम बच नहीं पाओगी। सो वॉच योर टोन बिफोर सेइंग एनीथिंग। रियांश की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मगर उस धीमे आवाज़ में भी जिया को काफ़ी डर लगने लगा था। जिस तरह से रियांश ने उसे वार्निंग दी थी। जिया जिनकी बात सुनती है और अपनी आंखें धीरे से झपकाते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे वो उनका इशारा समझ गई हो। रियांश उससे कहते हैं बैठो, और फिर वो पीछे जाते हुए कहते हैं अक्षय तुम्हारे लिए ठीक इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। जिया जो रियांश से कहती है हाँ मैं समझती हूँ, एक्चुअली मैं ही ज़्यादा आउटडेटेड हूँ। आजकल की मॉडर्न लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। आजकल तो फ्रेंड्स के बीच में भी इतनी छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो इतनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी को किस करने में, ये मेरी प्रॉब्लम है। आप अक्षत सर को बुरा क्यों बोल रहे हैं? रियांश उसकी बात सुनकर अपने सिर को रब करते हुए कहते हैं तुम पागल हो क्या थोड़ी सी? और लड़कियों को रेड फ्लैग नज़र क्यों नहीं आता? वो तुमसे बोल्ड सीन्स करवाने की बात कर रहा था और तुम उसे अच्छा समझ रही हो। जिया जो रियांश का जवाब देती है और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ऊंचाइयों तक पहुंचूं, आगे बढ़ूं, और शायद इस इंडस्ट्री में यही कोई तरीका होगा, लेकिन मुझे वो तरीका नहीं अपनाना। रियांश उससे कहते हैं तो फिर ठीक है, मान लो अक्षत की बात, और नेक्स्ट मूवी से तुम भी देने लगना बाकी लड़कियों की तरह बोल्ड सीन्स। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अगर मेरे प्रोडक्शन में काम करे तो ये सब काम नहीं होगा। तुम्हारी मूवी फ्लॉप हो या ब्लॉकबस्टर हो, वो तुम्हारे एक्टिंग स्किल से होगी, ना कि तुम्हारे जिस्म से। जिया उनकी बातों को सुनकर रिफ्लेक्शन में उनका चेहरा देखते हुए कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं लगा अपने जिस्म बेचने का। इज्जतदार घराने से बिलोंग करती हूँ मैं, और मैं अपनी एक्टिंग स्किल पर ही आगे बढ़ूंगी और दुनिया को ये दिखाऊंगी कि एक्टिंग में ज़रूरी नहीं कि छोटे कपड़े ही पहने जाएं। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेशन से दिया जाता है, अपने अंग को दिखाकर नहीं। और जिसको भी उस टाइप के एंटरटेनमेंट का शौक़ होगा वो ज़रूर किसी और की मूवीज़ जा कर के देखना पसंद करेगा, और मुझे भी ऐसे ऑडियंस नहीं चाहिए मेरे। रियांश उसके बाद से एग्री कर जाते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा जिया से बात नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें पता था कि जिया अगर और ज़्यादा उनके साथ बहसबाजी करेगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, और रियांश को भी पता था कि उनका गुस्सा जिया के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। वो रूम से बाहर जाते हुए जिया से एक बार कहते हैं अपना ख्याल रखना एंड मेक श्योर कि अपनी नज़र भी ठीक ठाक करवा लो। तुम्हारे सामने तुम्हारा खड़ा दुश्मन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और जिसके करीब आना चाहिए उससे तुम दूर जाने की कोशिश कर रही हो। जिया रियांश की बात को पूरी तरह से अनसुना कर देती है, और अभी भी वो ठीक कांच के सामने खड़े होकर के बाहर मुंबई शहर को देख रही थी, जहाँ पर आने के लिए उसने हमेशा से सिर्फ सपने बुने थे। रियांश उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते उन्होंने जिया को अक्षत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ कुणाल भी अब रियांश के अग्निहोत्री विला में पहुंच चुका था, और अंदर आते हुए वो सबसे पहले लूसीफर को देखने के लिए जाता है। अभी वो दरवाज़ा खोलता उससे पहले वासना और प्रार्थना जी दोनों चिल्लाते हुए कहती हैं वहाँ मत जाना बेटा। वासना भी चिल्लाते हुए कहती है वहाँ जाओगे तो तुम्हें खा जाएगा वो। ऐसी तेज आवाज़ सुन करके कुणाल का भी हाथ एकदम से पीछे हो जाता है, और वो दोनों लोग को भागता हुआ इस तरह आकर देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? लूसीफर ने किसी को हर्ट करने की कोशिश की? वासना जो कहती है तुम्हें भी उसका नाम पता है? तुम्हें भी पता है, मतलब भैया उसके साथ रहते थे ना? कुणाल जो कहता है हाँ, वो दोनों लोग तो बहुत क्लोज हैं। प्रार्थना जी अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती हैं नहीं, मैं यह नहीं सुन सकती। उसे लड़की के क्लोज जाने के लिए कहा था, वो किसके क्लोज जा रहा है? ये भी कोई बात होती है भला? उसके साथ क्या बच्चे पैदा करेगा? वासना एकदम से अपनी मम्मा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है मम्मा क्या बोल रही हो? कुणाल को प्रार्थना जी की बात पर हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपने मुंह को छुपा करके दूसरे साइड में अपना चेहरा कर लेता है। प्रार्थना जी जो अपने हाथ को वासना के हाथ से छुड़ाते हुए कहती हैं ये लड़का मेरे हाथ से निकल चुका है, कुछ नहीं हो सकता इसका, तुम ही दोनों समझाओ उसको। और ये बोल करके वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। वासना जो कुणाल को देखते हुए अपना कंधा उचकाते हुए धीरे से कहती है यू नो ना, माई मॉम इज़ डिफरेंट। कुणाल जो हंसते हुए कहता है आई नो, पर वो कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं यार, लाइक लूसीफर के साथ बच्चा वो भी सर का। आई कैन नॉट इमेजिन दैट। वासना जो
वासना जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, इट्स नॉट फनी। तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारी दांत नहीं बचेंगे हंसने के लिए। कुणाल जो फिर से हंसते हुए कहता है, एक बात बताओ, हंसने के लिए दांत की जरूरत कहाँ पड़ती है? वासना जो अपने दिमाग पर अपनी उंगली फेराते हुए कहती है, बात तो सही है, बट जो भी हो, तुम्हें 1 महीने से टाइम नहीं मिला मुझसे मिलने का? कुणाल जो इस तरह से अपने कान को खींचता हुआ पाकर एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, आउच। वासना छोड़ो, क्या कर रही हो? वासना जो कहती है, तुम्हारी कान पकड़कर खींच रही हूँ और क्या कर रही हूँ? तुम्हें पता है ना, मुझे तुमसे मिलना होता है। कुणाल जो कहता है, इस वक्त तुम्हारे भाई आते जाते रहते हैं, अगर उन्हें पता चला तो वॉट लग जाएगी। वासना जो कहती है, मुझे तो लगता है उन्हें शक तो हो ही चुका है, बस कंफर्मेशन देना बाकी है। कुणाल जो 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं उनके सामने कुछ नहीं बोलने वाला। वासना जो कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतनी हिम्मत है कि मैं उनके सामने जाकर के फर्राटेदार तरीके से बोल दूंगी कि मैं कुणाल से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते? ऐसा सोच रहे हो तुम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें खुद बात करनी होगी उनसे। कुणाल जो उसको देखते हुए कहता है, वैसे मुझे भी लगता है सर को शक तो हो ही गया है। एक बार ऐसे ही मैं मुस्कुरा रहा था तुम्हारे नाम को सुनकर, तो वो कह रहे थे ग्रेजुएशन के बाद ये सब सोचना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो खुद मान जाएंगे। वासना जो कहती है, उम्मीद करती हूँ मान जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब धीरे धीरे मीडियाज़ में भी ये बात फैलने लगा था कि अग्निहोत्री प्रोडक्शन की पहली मूवी की शूटिंग जोधपुर में हो रही है, और ये बात जैसे तैसे करके विश्वास त्रिपाठी तक पहुंच जाती है। और अब क्या था, वो अपने सारे आदमी लोगों से कहते हैं, जोधपुर जलने की तैयारी करो और वहाँ पर भी हमारे लोगों को तैनात रखना। वहाँ तो हम किसी भी हालत में उसे पकड़ ही लेंगे। एक बार मेरे हाथ लग गई ना, उसके बाद मैं खुद उसकी ऐसी हालत करूँगा कि भाई के सामने जाने के लायक नहीं बचेगी वो। अभी तक तो मैं उसे माफ़ कर रहा था ये सोच करके कि उससे गलती हो गई है, लेकिन वो तो यहाँ पर आकर हीरोइन बन रही है। अगर ये बात भाई को पता चल गई ना तो बड़े भाई साहब उसका क्या हाल करेंगे। अरे उसका हाल क्या करेंगे, उसे तो जिंदा जला देंगे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे सामने अगर वो होती तो मैं खुद उसे मार देता। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा जिया का जोधपुर में, और क्या वो समझ पाएगी कि अक्षत उसके लिए रेड फ्लैग है या फिर ग्रीन फ्लैग। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ की आने वाली कहानी में, और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।